वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 शूरवीर योद्धा महाराज रणजीत सिंह। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में शूरवीर योद्धा महाराज रणजीत सिंह के जीवन की घटनाओं के माध्यम से उनके व्यक्तित्व के विविध पहलू का वर्णन है। पाठ का उद्देश्य बहादुरी, उदारता, सेवा भावना, न्यायप्रियता आदि गुणों का विकास करना। अब हम देखेंगे ये चैप्टर के बारे में। चैप्टर के अंदर दिया गया है, यह कहानी पंजाब के एक शूरवीर योद्धा महाराज रणजीत सिंह की है। किसकी कहानी है? महाराज रणजीत सिंह की, जो कहाँ के थे? पंजाब के। महाराजा रणजीत सिंह शेर की तरह फुर्तीले, निडर एवं साहसी थे। बचपन से ही आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर देने वाला यह शूरवीर योद्धा शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्या बताया यहाँ पे कि महाराज रणजीत सिंह कैसे थे? शेर की तरह फुर्तीले थे और उनको बचपन से ही उनको आक्रमणकारियों के दांत खट्टे करना यानी दुश्मन को हरा देना, यानी बचपन से ही वो आक्रमणकारियों को हरा देने के लिए मशहूर थे। इसीलिए उनको शेरे पंजाब से उनको पहचाना जाता था। रणजीत सिंह बहुत छोटी सी आयु में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा युद्ध के कौशल्य में निपुण हो गए थे और अपने पिता के साथ सैनिक अभियानों और युद्ध में भाग लेने लगे थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला युद्ध जीत लिया था। पिता की मृत्यु के समय बालक रणजीत सिंह की आयु केवल 12 वर्ष की थी। खेलने कूदने की उम्र में उन्हें मिसल का सरदार बना दिया गया था। उन्होंने सरदार होने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उनकी बहादुरी, उदारता और नेक दिली के अनेक किस्से हैं। कैसे शुरू होता है हमारा चैप्टर कि रणजीत सिंह ने बहुत छोटी सी आयु में घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल्य सीख लिया था और अपने वो पिता के साथ वो अलग अलग अभियानों के अंदर जाया करते थे और उन्होंने सिर्फ 10 वर्ष की आयु के अंदर एक युद्ध भी जीत लिया था। और लिखा है कि उनके खेलने कूदने की उम्र में उन्हें मिसल का सरदार बना दिया गया था। मिसल का अर्थ होता है कि सिखों के एक राजनीति का छोटा क्षेत्र हो तो उसे मिसल कहते हैं और उसका मिसलों का बड़ा समूह हो तो उसे कहा जाता है खालसा। तो उनको मिसल का सरदार बना दिया गया था। अब आगे देखते हैं। यह घटना उन दिनों की है जब चेचक रोग का प्रकोप छाया हुआ था। एक दिन बालक रणजीत सिंह ने दिन भर महल में ही नहीं थे। एक दिन बालक रणजीत सिंह दिन भर महल में नहीं थे और ढूंढने पर भी बेहोशी की हालत में पाए गए। होश में आने पर माता राजकौर ने पूछा, तुम बिना किसी को बताए कहाँ चले गए थे? एक दिन क्या होता है, चेचक नाम का रोग फैला हुआ था। यानी चेचक नाम का रोग का मतलब होता है एक ऐसा रोग के जिसके अंदर रोगी के शरीर के ऊपर छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं। तो ऐसा रोग पाया जाता था। तो एक दिन बालक रणजीत कहीं भी दिखाई दे रहे नहीं थे और जब मिले तो वो बेहोशी की हालत में मिले। बालक ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी रोज रोगियों की सेवा करने जाते हैं लेकिन मुझे अपने साथ नहीं ले जाते, इसीलिए आज मैं चुपचाप रोगियों की सेवा करने चला गया था। रोगियों की सेवा करते करते उन्हें भी चेचक हो गया और उनकी बाईं आंख की रोशनी चली गई, किंतु इस सेवा भावना को उन्होंने कभी अपने मन से मिटने नहीं दिया। महाराजा रणजीत सिंह के समय ये पैराग्राफ को देख लेते पहले कि क्या बताया। उन्होंने मासूमियत से जवाब दे दिया। उनकी माता ने पूछा कि तुम पूरा दिन भर कहाँ थे? तो उत्तर देते हैं कि पिताजी हर रोज रोगियों की सेवा करने जाते हैं तो मुझे लेके नहीं जाते, तो मैं आज चुपचाप उनकी सेवा करने के लिए चला गया। तो सेवा करते करते उनको भी ये चेचक नाम का रोग उनको लग गया और उनकी बाईं आंख की रोशनी क्या हो गई? चली गई। महाराजा रणजीत सिंह के समय में खुशनवीश नाम का एक मुसलमान था। उसने सोने चांदी से बनी स्याही से कुरान शरीफ की एक अत्यंत सुंदर अनुकृति तैयार की। उस अनुकृति को बेचने के लिए वह पंजाब, सिंध और कई नवाबों के पास गया।
सभी उसके कार्य और कला की प्रशंसा तो करते, लेकिन अनुकृति का मूल्य सुनकर चुप रह जाते। खुशनवीश निराश होकर लाहौर आया। वह महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति से मिला। सेनापति ने भी उसके काम की बहुत सराहना की, लेकिन वह भी उसका मूल्य चुकाने में समर्थ नहीं था। अब दूसरा प्रसंग क्या बताया है कि महाराज रणजीत सिंह के समय में एक खुशनवीश नाम का एक मुसलमान था, जिसने सोने और चांदी की स्याही से बनी कुरान शरीफ, उनका धर्म पुस्तक उसने लिखा था। पर ये और लिखकर इतनी सुंदर अनुकृति का अर्थ होता प्रतिकृति या फिर नकल, ऐसी नकल तैयार की थी कि उसको देखने के लिए उसको देख के सब लोग खुश तो हो जाते, पर कोई उसको खरीदने के लिए तैयार होता नहीं। उसका मूल्य सुनकर सब लोग चुप हो जाते। तो एक बार वो खुशनवीश घूमता घूमता कहाँ पे पहुंचा? लाहौर आया। वहां उसकी मुलाकात रणजीत सिंह के सेनापति से हुई। सेनापति को भी उसके काम बहुत अच्छा लगा, पर वो उसका मूल्य चुकाने में असमर्थ थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। महाराजा रणजीत सिंह ने भी कुरान की इस अद्भुत अनुकृति के बारे में सुना। उन्होंने खुशनवीश को अपने पास बुलवाया। खुशनवीश ने कुरान शरीफ की वह अनुकृति महाराज को दिखाई। महाराज रणजीत सिंह ने बड़े सम्मान से अनुकृति को उठाकर अपने माथे से लगाया। उन्होंने आदेश दिया, खुशनवीश को उतना धन दे दिया जाए जितना वह चाहता है, और कुरान शरीफ की इस अनुकृति को मेरे संग्रहालय में रख दिया जाए। जब ये बात महाराजा रणजीत सिंह को पता चली तो उन्होंने खुशनवीश को अपने पास बुलाया। वो कुरान शरीफ को अपने सिर पर लगाया और खुशनवीश को जितने पैसे चाहिए उसको देने के लिए कहा, और वो अनुकृति को उन्होंने अपने संग्रहालय में रखने के लिए बताया। महाराज की यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। फकीर अजीजुद्दीन ने पूछा, हुजूर, आपने इस अनुकृति के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी है, परंतु वह तो आपकी किसी काम की नहीं है। आप तो सिख है और यह मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। क्या होता है, महाराज ने जब ये पुस्तक खरीद ले ली तो यह सुनकर एक फकीर जिसका नाम है अजीजुद्दीन, उसने पूछा कि हुजूर, आपने ये बहुत बड़ी धनराशि देकर ये अनुकृति क्यों खरीदी? आप तो सिख है और ये मुसलमानों की धर्म पुस्तक है, तो आपको ये क्या काम आएगी? तब महाराज उत्तर देते हैं, फकीर साहब, ईश्वर की यह इच्छा है कि सभी धर्मों को एक नजर से देखो कितना बड़ा उत्तर देते हैं कि मुझे ईश्वर ने, भगवान ने ये बताया है कि मैं सभी धर्मों को एक नजर से देखूं। रणजीत सिंह को 21 वर्ष की आयु में महाराजा की उपाधि से विभूषित किया गया। वे महाराजा बनने के बाद भी कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्हें अपने दरबारियों के साथ भूमि पर बैठना अच्छा लगता था। वे अपने उदार स्वभाव, न्यायप्रियता और सभी धर्मों के प्रति समानता की भावना के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा के दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे। अभी क्या बताया कि वो कैसे राजा थे। वो 21 वर्ष की आयु के अंदर ही उनको महाराजा बना दिया गया, पर महाराजा होने के बाद भी वो कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठते थे। वो अपने दरबारियों के साथ भूमि पर बैठना पसंद करते थे, और उनका उदार स्वभाव और उनकी न्यायप्रियता के कारण क्या हो गए थे, वो सब में प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने सारी प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, उसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते थे। एक बार महाराज रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ किसी जंगल में पड़ाव डाला। खाना बनाते समय सैनिकों को ध्यान आया कि वे अपने साथ नमक लाना भूल गए हैं। ऐसे में कुछ सैनिक पास के गांव में नमक ले आए। सैनिकों के वापस लौटने पर महाराजा रणजीत सिंह ने पूछा, क्या नमक का मूल्य देकर आए हो? सैनिकों ने कहा, नमक का भी क्या मूल्य देना? तभी महाराज ने कहा, तत्काल जाओ और नमक का मूल्य देकर आओ। यदि राजा मुफ्त में नमक लेगा तो उसके सिपाही तो पूरा गांव ही लूट लेंगे। उनकी इस बात का सैनिकों के मन पर गहरा असर हुआ। क्या होता है, एक दिन महाराजा जंगल में जाते हैं तो वहां पे जब सैनिक खाना पका रहे होते हैं तो उनके पास नमक होता नहीं, तो पास के गांव में नमक लेने के लिए जाते हैं। वहां से आते हैं तो महाराज पूछते हैं कि तुमने
नमक का मूल्य चुकाया, अगर तुम नमक के मूल्य चुकाए बगैर आए हो और मैं ऐसा नमक ले लूंगा तो सब सैनिकों को ऐसा लगेगा कि ऐसे महाराज की आज्ञा से महाराज की जरूरत के लिए वो लोग पूरा गांव भी लूट सकते हैं। तो ये बात का सैनिकों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। एक बार महाराज कहीं जा रहे थे, रास्ते में अचानक कहीं से एक पत्थर उनके माथे पर आकर लगा। माथे से खून बहने लगा। सैनिक तुरंत उस बुढ़िया को पकड़ लाए जिसने पत्थर फेंका था। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो पत्थर फेंककर अपने पोते के लिए फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी। यह पत्थर गलती से आपके माथे पर लग गया है। क्या होता है, एक दिन जब महाराज जा रहे होते थे, उनके सर के ऊपर पत्थर लगता है तो सिपाही जिस बुढ़िया ने मारा है उसको पकड़ के ले आते हैं। तो बुढ़िया बताती है, ये पत्थर तो मैंने अपने पोते के लिए फल तोड़ने के लिए मारा था। महाराज ने उसी समय उस बुढ़िया को कुछ धन देकर आदर पूर्वक वहां से भेज दिया। यह देखकर सैनिकों को बहुत आश्चर्य हुआ। महाराज ने कहा, यदि एक पेड़ पत्थर मारने पर फल देता है तो मैं क्या पेड़ से भी गया गुजरा हूँ? क्या होता है, महाराज कहते हैं कि पत्थर मारने पर भी पेड़ अपना फल दे देता है, तो मैं क्या पेड़ से भी गया गुजरा हूँ? महाराज ने उस बुढ़िया को बहुत सारा धन देकर उसको आदर से वहां से भेज दिया। ऐसे उदार और सरल स्वभाव के थे महाराजा रणजीत सिंह। तो यहाँ पे पूरा चैप्टर की समझूती खत्म होती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कुछ मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्नों के उत्तर। मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर हम लोग देखेंगे नोटबुक के अंदर। मौखिक प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तर आएगा, महाराज रणजीत सिंह शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर ख देखेंगे, रणजीत सिंह बचपन से ही किन कलाओं में निपुण थे? तो उत्तर आएगा, रणजीत सिंह बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा युद्ध कौशल में निपुण थे। देखेंगे प्रश्न नंबर ग, राज्य में किन रोग का प्रकोप छाया हुआ था? तो उत्तर आएगा, राज्य में चेचक का प्रकोप छाया हुआ था। प्रश्न नंबर घ, कुरान शरीफ की अनुकृति किसने तैयार की? तो उत्तर आएगा, कुरान शरीफ की अनुकृति खुशनविश नाम के एक मुसलमान ने तैयार की। अब देखेंगे कुछ लिखित प्रश्नों के उत्तर। लिखित प्रश्नों के अंदर प्रश्न नंबर क है, महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब क्यों कहा जाता है? तो उत्तर आएगा, महाराज रणजीत सिंह शेर की तरह फुर्तीले, निडर एवं साहसी थे। बचपन से ही आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए थे, इसीलिए उन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर ख, रणजीत सिंह की बाई आंख की रोशनी कैसे चली गई? तो उत्तर आएगा, रणजीत सिंह की बाई आंख की रोशनी रोगियों की सेवा करते करते चली गई थी। प्रश्न नंबर ग, कुरान शरीफ की अनुकृति देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने क्या आदेश दिया? उत्तर आएगा, कुरान शरीफ की अनुकृति देखकर महाराजा रणजीत सिंह ने आदेश दिया कि खुशनवीस को उतना धन दे दिया जाए जितना वह चाहता है, और कुरान शरीफ की इस अनुकृति को मेरे संग्रहालय में रख दिया जाए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर घ, बुढ़िया को आदर पूर्वक धन देकर भेजने पर सैनिक हैरान क्यों हुए? तो उत्तर आएगा, बुढ़िया को आदर पूर्वक धन देकर भेजने पर सैनिक इसीलिए हैरान रह गए क्योंकि बुढ़िया फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंक रही थी और वह पत्थर अचानक रास्ते में निकल रहे महाराज रणजीत सिंह के माथे पर लग गया था। प्रश्न ड, महाराज रणजीत सिंह के जीवन से आप क्या प्रेरणा ले सकते हैं? तो उत्तर आएगा, महाराज रणजीत सिंह के जीवन से हम बहादुरी, उदारता, सेवा भावना, न्यायप्रियता आदि की प्रेरणा ले सकते हैं।
प्रश्न 3 से हम लोग देखेंगे पुस्तक के अंदर से उचित विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। क तुम बिना किसी को बताए कहाँ चले गए थे, यह किसने बालक रणजीत सिंह से पूछा। तो उसके लिए ऑप्शन है माता राजकौर ने, सेनापति ने, पिता महासिंह ने या फिर वजीर ने। किसने कहा था? उनकी माता ने, माता राजकौर ने। ख कुरान शरीफ की सुंदर अनुकृति किससे तैयार की गई थी? हरी स्याही से, लाल स्याही से, पीतल की स्याही से, सोने चांदी की बनी स्याही से। किससे तैयार की गई थी? सोने चांदी की बनी स्याही से। ग सैनिक क्या लाना भूल गए थे? नमक, मसाला, चीनी, सब्जी। क्या आएगा उत्तर? नमक। घ बुढ़िया ने पेड़ पर पत्थर क्यों फेंका था? पेड़ से फल तोड़ने के लिए, अपना निशाना दिखाने के लिए, महाराज को घायल करने के लिए या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या आएगा? पेड़ से फल तोड़ने के लिए। ओके, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। किसने किससे कहा? मैं चुपचाप रोगियों की सेवा करने चला गया था। किसने कहा? रणजीत सिंह ने। किससे कहा? माता राजकौर से। ख परंतु वह तो आपके किसी काम की नहीं है, यह किसने कहा? अजीजुद्दीन ने। किससे कहा? रणजीत सिंह से कहा। ग हुजूर आपने इस अनुकृति के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी है। किसने कहा? अजीजुद्दीन ने। किससे कहा? रणजीत सिंह से कहा। घ क्या नमक का मूल्य देकर आए हो? किसने कहा? रणजीत सिंह ने कहा। किससे कहा? सैनिकों से कहा। ड मुझे क्षमा कर दो। किसने कहा? बुढ़िया ने। किससे कहा? रणजीत सिंह से। अब हम देखेंगे भाषा की बात। क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा करो। क महाराज रणजीत सिंह ने भी अद्भुत अनुकृति के बारे में खाली जगह सुनना, उसका क्रिया का सही रूप लिखना है हमने। सुनना का क्या आएगा? वाक्य के हिसाब से सुना, अनुकृति के बारे में सुना। ख उन्होंने सरदार होने की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना का क्रिया का सही रूप लिखना है। तो क्या आएगा? निभाना का क्रिया क्या बनेगा? निभाया, जिम्मेदारी को खूबसूरती से निभाया। ग फकीर अजीजुद्दीन ने खाली जगह पूछना क्रिया का सही रूप लिखना है। तो क्या आएगा? अजीजुद्दीन ने पूछा। घ महाराजा ने बुढ़िया को कुछ धन खाली जगह देना का सही रूप लिखना है। तो क्या आएगा? दिया। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। वाक्य में अर्थ और भाव की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण विराम चिन्ह निम्नलिखित है। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के पूरा होने पर अंत में इसका प्रयोग होता है, जिसका साइन ये है। जैसे महाराजा रणजीत सिंह शेर की तरह फुर्तीले, निडर और साहसी थे, तो वाक्य के अंत में ये वाला चिन्ह लगता है जिसका नाम है पूर्ण विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह वाक्य के बीच में पूर्ण विराम से कम देर के लिए रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आम, जामुन, केला और लीची आदि फल खाए। ओके, तो क्या होता है? थोड़ा सा रुकने के लिए, थोड़े से पूर्ण विराम के लिए, कम देर तक रुकने के लिए ये वाला साइन यूज होता है, जिसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह यानी एक डॉट्स और अल्प विराम का साइन। वाक्य की पूर्ण समाप्ति न होने पर भी जहां वाक्य बीच में समाप्त होने का आभास हो, वहां अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कर्म करना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। यानी क्या पता चले? सेंटेंस को देख के ऐसा पता चले कि है आ गया है तो ये सेंटेंस क्या हो गया? खत्म हो गया है, ऐसा हमें लगे, परंतु जब दूसरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा ये सेंटेंस तो चालू है। ओके, अभी खत्म हुआ नहीं है। यानी वाक्य बीच में खत्म होने का क्या लगे? हमें आभास हो, कि हमें ऐसा लगे कि खत्म हो गया है, ऐसा आभास हो, उस जगह पे अर्ध विराम चिन्ह यूज किया जाता है। विस्मया दिबोधक चिन्ह। ओके,
हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे हे भगवान रक्षा करो। ओके, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। जब किसी को हर्ष को, दुख को, आश्चर्य को, किसी भी भाव को हमें प्रकट करना है तो उसके बाद ये वाला चिन्ह यूज होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के अर्थ में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कल कहाँ थे, किसी को प्रश्न पूछना हो तो उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है, प्रश्न चिन्ह, जिसका साइन ये है। अब हम देखेंगे, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ। भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है, तो उसके अंदर सबसे पहले लगेगा अल्प विराम चिन्ह। गेहूं, चना और बाजरा के बीच में लगेगा अल्प विराम और लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। केशव, क्या तुम कल जा रहे हो? तो ये वाक्य क्या है? क्वेश्चन है, तो प्रश्न वाक्य है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और क्या किया गया है? नाम का बोध हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अल्प विराम चिन्ह लगेगा, नाम के बाद उससे बात कर रहा है। जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है, ये भी प्रश्नवाचक है, तो फिर लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। और क्या होता है? आधा वाक्य आधे में रुक जाता है और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, इसीलिए ये अल्प विराम चिन्ह यहाँ पे लगाया जाएगा। कृष्ण के अनेक नाम है, गोपाल, मोहन, गिरिधर आदि। ओके, पहला सेंटेंस सुनकर पढ़कर हमें ऐसा लगेगा कि सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, पर सेंटेंस यहाँ पे खत्म होता नहीं है। तो यहाँ पे एक लगेगा डैश और उसके बाद गोपाल, मोहन और गिरिधर के बीच में हम करेंगे अल्प विराम और लास्ट में करेंगे पूर्ण विराम। अरे आप यहाँ कब पधारे? तो ये वाक्यवाचक है, तो इसमें करेंगे हम प्रश्न चिन्ह। और अरे ये उद्गार है, तो ये विस्मयाबोधक चिन्ह है, विस्मयाबोधक वर्ड है, तो इसके बाद पीछे लगाएंगे हम विस्मयाबोधक चिन्ह। अब हम देखेंगे खाली जगह को। मैं अथवा मैं का सही प्रयोग कर वाक्य पूरे करो। मैं महाराज रणजीत सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कौन सा मैं आएगा? दो मात्रा वाला, यानी मैं का मतलब आई हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रणजीत सिंह के बारे में, यानी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर लगेगा एक मात्रा वाला मैं। उनके मन में सबके लिए समान भाव है। उनके मन में, तो उसके अंदर कौन सा वाला आएगा? डबल मात्रा और एक मात्रा वाला में आएगा, दो मात्रा वाला नहीं। ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक नजर से देखूं। मैं के बारे में, खुद के बारे में बात की गई है, यानी दो मात्रा वाला मैं आएगा। ये मैं का मतलब होता है अंदर। ओके, खाली जगह खाने, खाली जगह नमक डालना भूल गया। मैं यानी आई, खाने में यानी अंदर, नमक डालना भूल गया। अंदर वाला मैं हो तो उसके अंदर एक मात्रा वाला मैं, और आई वाला खुद हूँ वाला मैं वाला वर्ड हो तो उसके लिए डबल मात्रा वाला मैं का वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।